हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्ल मार्क्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे और पिछली वीडियो सीरीज में हमने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के माध्यम से समाज का विकास कैसे होता है। उन सारी चीजों को आपने एक एक करके समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रक्रिया के बारे में मार्क्स का क्या विचार है ऐतिहासिक भौतिकवाद के संदर्भ में, एक एक करके हम समझेंगे यहाँ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर करें। चलिए देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सत्यता कैसे प्रमाणित हो, है ना। तो मार्क्स ने इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो आपको यह पहली चीज समझनी है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद इसीलिए दिया गया है कि जो मार्क्स ने इसके पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को कैसे हम एक सही वे में वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से समझेंगे, उसकी प्रामाणिकता के लिए इसने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। यह मानव इतिहास को समझने में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति का उपयोग है। अब इसमें यह बताया गया कि मानव का इतिहास कैसे आगे बढ़ा, कैसे दास युग से सामंतवाद आया, सामंतवाद से पूंजीवाद आया, पूंजीवाद के बाद कैसे साम्यवाद आएगा, तो मानव का इतिहास कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हम, ऐतिहासिक भौतिकवाद के द्वारा हम इन सारी चीजों को एक एक करके सीखने का प्रयास करेंगे। या फिर मार्क्स ने इतिहास, मानव इतिहास को समझने के लिए जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद पद्धति का प्रयोग किया हुआ है। How can the truth, the dialectical materialism be proved? Marx tried to answer this question through historical materialism. It is the use of the method of dialectical materialism in understanding human history. ठीक है, तो मानव इतिहास की व्याख्या, मानव इतिहास का विकास कैसे हुआ, तो यह ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से हम इसको समझेंगे। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद के द्वारा मार्क्स आगे क्या कहता है कि इसके द्वारा मार्क्स यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अब तक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक रही है और यह उत्पादन प्रणाली के द्वारा निर्धारित होती रही है। देखो, मार्क्स बताने का प्रयास कर रहा है कि अब तक का जो इतिहास रहा है वो आगे कैसे बढ़ रहा है, तो वो इतिहास जो आगे बढ़ रहा है विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो विकास क्यों हो रहा है, विकास द्वंद्व के माध्यम से हो रहा है, द्वंद्व के कारण विकास हो रहा है। ठीक है, और मार्क्स कहता है आगे कि यह जो विकास हो रहा है, ठीक है, और यह उत्पादन प्रणाली के द्वारा विकास निर्धारित होता है। यानी समाज आगे बढ़ता है किसके द्वारा, एक तो द्वंद्व के द्वारा, दूसरा उत्पादन की प्रणाली के द्वारा। उत्पादन की प्रणाली जैसे होगी, यानी कि उत्पादन की प्रणाली को आप समझ लें, आधार इसको कह सकते हैं, बेस एक होता है आधार, दूसरी होती है अधिसंरचना। ठीक है, एक होता है बेस, दूसरा होता है सुपरस्ट्रक्चर। मार्क्स कहता है जैसे आधार होगा समाज का, वैसे ही समाज की संरचना भी होगी। तो ये बात ध्यान रखना, मार्क्स कहता है कि उत्पादन प्रणाली के द्वारा समाज जो है, समाज की संरचना जो है, या कह लें समाज का विकास आगे बढ़ता है, और समाज के विकास में आगे बढ़ने में भी द्वंद्वात्मक पद्धति का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो ये सारी चीजों को आप एक एक करके अच्छे से समझेंगे, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक भौतिकवाद मानव इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, यानी कि मानव का इतिहास किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या मानव के इतिहास के आगे बढ़ने में
अर्थव्यवस्था का योगदान है या आधार का योगदान है। तो इसको हम समझने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है इनडायरेक्टली कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध मानव इतिहास की आर्थिक व्याख्या से भी माना जाता है, या कह लें कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध मानव इतिहास की आर्थिक व्याख्या से है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट यह भी होता है कि ऐतिहासिक विकास जो है वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो इतिहास का विकास होता है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे आप देखेंगे दास युग आया, दास युग के बाद आया सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के बाद आया पूंजीवाद। ठीक है, अब मार्क्स कहता है इसके बाद आएगा साम्यवाद। ठीक है, इस तरीके से समाज क्या होगा, निरंतर प्रगतिशील होता रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स कहता है कि जब समाज आगे बढ़ रहा होगा तब समाज पिछली अवस्था से आने वाली अवस्था जो होगी समाज की उन्नत अवस्था होगी, उन्नत अवस्था में होगी। यानी कि दास युग से अच्छा सामंतवाद, सामंतवाद से अच्छा पूंजीवाद, पूंजीवाद से अच्छा साम्यवाद। ठीक है, पूंजीवाद से अच्छा साम्यवाद। तो इस तरीके से चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्स बताने का प्रयास करता है कि समाज की जो अवस्था है, समाज की प्रत्येक अवस्था, समाज की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से उन्नत अवस्था में होता है, अपनी पिछली अवस्था से उन्नत अवस्था में होता है। चाहे तो आप ऐसे समझ लें, चाहे तो आप समाज के माध्यम से अगर समझेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे दास युग, दास युग के बाद आया सामंतवाद, सामंतवाद के बाद आएगा पूंजीवाद, पूंजीवाद के बाद आएगा साम्यवाद। ठीक है, ये मार्क्स कहता है कि दास युग से अच्छा सामंतवाद है, सामंतवाद से अच्छा पूंजीवाद है, पूंजीवाद से अच्छा साम्यवाद है। तो ये आने वाली हर अवस्था, आगे की अवस्था जो है पीछे की अवस्था से बेहतर होती है। या तो आप दूसरे शब्दों में समझें, वाद, वाद से अच्छा क्या है, प्रतिवाद है, प्रतिवाद से अच्छा क्या है, संवाद है। ठीक है, यानी कि वाद से अच्छा क्या है, प्रतिवाद, प्रतिवाद से अच्छा क्या है, संवाद। अब वाद और प्रतिवाद दोनों से अच्छा क्या है, संवाद। या तो आप कह लें दास युग, सामंतवाद, पूंजीवाद, इन सब से अच्छा क्या है, साम्यवाद, है ना। तो मार्क्स बताने का प्रयास करता है कि इतिहास की जो प्रत्येक अवस्था होती है अपनी पिछली अवस्था से बेटर सिचुएशन में होती है, बेटर पोजीशन में होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करते हुए चलेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अब मार्क्स कहता है कि हर अवस्था में उत्पादन प्रणाली अपनी जो है पूर्ववर्ती अवस्था से अधिक विकसित होती गई। अब आप देखेंगे कि दास युग में उत्पादन प्रणाली कैसी रही है। दास युग में दास किसानों के दास जो थे वो उनके माध्यम से उत्पादन होता था। लेकिन दास युग के बाद सामंतवाद आया, सामंतवाद में किसान आए, बैल आए, बैलों के माध्यम से उत्पादन हुआ। फिर पूंजीवाद आया, पूंजीवाद में बड़ी बड़ी मशीनें आई, ट्रैक्टर आया, फैक्ट्रियां लगी, इन सब में उत्पादन होने लगा। फिर ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हर अवस्था में, आने वाली अवस्था में उत्पादन की प्रणाली क्या होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, और समाज की स्थिति भी क्या होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। ठीक है, हर अवस्था में उत्पादन प्रणाली अपनी पहले की अवस्था से क्या होगी, अधिक विकसित होती गई, ऐसा कार्ल मार्क्स बताता है। तो ये किस माध्यम से बताता है, तो ये कहता है कि यह ऐतिहासिक भौतिकवाद का सहारा लेकर बताता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सहारा लेता है। ठीक है, फिर आगे कहता है मार्क्सवाद के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आगे बढ़ाता है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मार्क्स ने दार्शनिक आधार बताया, उसको ऐतिहासिक भौतिकवाद में अनुभव के आधार पर इसने रियलाइज किया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक है, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आगे बढ़ाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद।
आगे देखिए, जहां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है, वहीं पर ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, मार्क्सवाद का अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। तो ये सब बोल्ड करके लिखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। At every stage, the production system became more developed than its previous stage. तो ऐतिहासिक भौतिकवाद में, यह हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स कहता है कि एवरी स्टेज द प्रोडक्शन सिस्टम बिकम द मोर डेवलप्ड देन इट्स प्रीवियस स्टेज। मार्क्स हैज डिवाइडेड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इनटू 4 स्टेजेस। यहां पर 4 स्टेजेस की बात आगे देखेंगे हम, ठीक है। शायद आई थिंक एक कोई टॉप पॉइंट मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखिए यहां पर, वाइल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म प्रेजेंट्स द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म प्रेजेंट्स इट्स एम्पिरिकल बेसिस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जहां पर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या करता है, मार्क्स का एक फिलोसॉफिकल बेसिस प्रस्तुत करता है, वहीं पर मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या प्रेजेंट करता है, इंपीरिकल बेसिस, यानी कि अनुभवमूलक आधार प्रस्तुत करता है। अब देखिए, इतिहास की भौतिक या आर्थिक व्याख्या जो है कार्ल मार्क्स ने अपनी कौन सी पुस्तक में किया है, तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो इसलिए आप भी इसके लिए प्रिपेयर रखेंगे अपने आप को। अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक में कार्ल मार्क्स ने अपनी ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसी को आर्थिक निर्धारणवाद भी कहा जाता है, ध्यान रखना, आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी के कई सारे नाम हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा इतिहास व सामाजिक विकास की व्याख्या की है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से बताया कि पदार्थों में या मैटर में क्या होता है, द्वंद्व होता है, जिससे समाज आगे बढ़ता है, इतिहास आगे बढ़ता है। लेकिन जहां पर यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का दार्शनिक आधार है, वहीं पर ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का क्या है, अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आगे बढ़ाया, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से इसने आगे बढ़ाया है। ठीक है, इसी को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, या कह लें इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद, या फिर आर्थिक निर्धारणवाद भी इसे हम कहते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, आर्थिक नियतिवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक निर्धारणवाद। तो इसके अलग अलग नाम हैं, इन नामों को आप समझ के चलें, क्योंकि नामों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को किसने नकार दिया था। ये नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि आगे चल के जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तब आपको वहां पर क्वेश्चन में ये पॉइंट्स आपको ऐड करवा दूंगा, अभी आप इतना परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि कुछ सारी चीजों को मैं पीपीटी में यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा हूं, कुछ चीजों को छोड़ रहा हूं जो क्वेश्चन में आपको कवर करवाऊंगा मैं। कार्ल मार्क्स हैज गिवन द मटेरियल और इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री in his book A Critic of Political Economy. Marx has explained history and social development through dialectical materialism. This is called historical materialism or materialistic explanation of history और economic explanation of a history, और कह सकते हैं economic determination और economic determinism। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। इसी को हम एक शब्दों में कहें तो ये क्या है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। इसी संदर्भ में वेपर कहता है कि मार्क्स के सिद्धांत का नाम इतिहास की आर्थिक व्याख्या होना चाहिए था, क्योंकि इतिहास में सामाजिक परिवर्तन मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारणों से होता है। तो मार्क्स
वेपर कहता है कि मार्क्स ने बताया कि जो इतिहास में या समाज में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, इतिहास में जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण अर्थव्यवस्था है या आर्थिक परिस्थितियां हैं या कह लें कि आधार है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक शब्दों की अलग अलग मीनिंग को आपको पकड़ के चलना है। इस सिद्धांत को आर्थिक नियतिवाद भी कहते हैं क्योंकि मार्क्स के अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से आर्थिक शक्तियों का दास होता है तथा मनुष्य कार्य आर्थिक या भौतिक कारण से करता है। ठीक है, मनुष्य कार्य क्यों करता है? या तो उसका आर्थिक कारण होता है या तो भौतिक कारण होता है, तभी जो है मनुष्य कार्य करता है, नहीं तो मनुष्य कार्य नहीं करता। तो ये बताने का प्रयास आर्थिक नीतिवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने किया हुआ है। वेपर सेड दैट Marx theory should have been named economic interpretation of history because according to Marx, social change in history takes place due to economic reason. This history is also called economic determinism because according to Marx, man is completely a slave of economic forces and man work due to economic and material reason. फिर आगे कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे आप इसे। सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास के क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अगर एक शब्दों में समझे तो ये कहने का मतलब है कि जो समाज में की अधिसंरचना है, समाज की जो अधिसंरचना है वो किससे प्रभावित होती है? आधार से। आधार क्या है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी उत्पादन के साधन। ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स कहता है कि आधार ही क्या करता है? आधार ही बौद्धिक संबंध को निर्धारित करता है, धर्म को निर्धारित करता है, कानूनी परंपराओं को निर्धारित करता है, पद्धतियों को बताता है, बौद्धिक दृष्टिकोणों को बताता है, या इतिहास की व्याख्या कैसे करनी है, इतिहास का विकास कैसे होता है, ये सब किस पर निर्भर करता है? ये सब अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है, या कह लें ये सब आधार पर निर्भर करता है। जैसे आधार होगा वैसे ही उसकी संरचना होगी। ठीक है, तो मार्क्स ने बताया कि समाज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है समाज में आधार और दूसरी होती है अधिसंरचना। थोड़ा सा यहां पर आप समझने का प्रयास करें। ये आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी के दो भाग हैं, एक है आधार, दूसरी है अधिसंरचना। इसी को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेस। मार्क्स कहता है जैसे आधार होगा, आधार का तात्पर्य यहां पर अर्थव्यवस्था से ले लें। ठीक है, जैसे आधार होगा समाज का वैसे ही उसकी अधिसंरचना होगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर समाज का आधार क्या है? पूंजीवाद है, तो समाज में इसकी अधिसंरचना कैसी होगी? एक तो समाज में एक समाज में मजदूर होगा, दूसरा समाज में मालिक होगा, या कह लें एक मजदूर होगा, दूसरा बुर्जुआ वर्ग होगा, पूंजीपति होगा। तो इस तरीके से समाज की संरचना जो है उसके आधार पर निर्भर करेगी। चलिए आगे देखते हैं। मार्क्स के अनुसार जो भौतिक अवस्थाएं हैं वे वास्तव में उत्पादन की क्या हैं? शक्तियां हैं। भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? उत्पादन की शक्तियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे आप देखेंगे, कार्ल मार्क्स कहता है ऑल सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल रीजन्स, ऑल रिलीजियस एंड लीगल सिस्टम, ऑल इंटेलेक्चुअल व्यूज which arise in the course of history arise out of the material condition of the life. According to Karl Marx, the material condition are the actually the productive forces. अब देखिए कार्ल मार्क्स कहता है कि उत्पादन की शक्तियों में तीन चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीजें? पहला नंबर प्राकृतिक साधन, दूसरा है मशीन और यंत्र, ये उत्पादन की शक्तियां हैं। ठीक है, तीसरा मनुष्य की मानसिक और नैतिक क्वालिटी या गुण उसके। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्या होती हैं? उत्पादन की शक्तियों में शामिल होती है। तो अभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है
क्योंकि मार्क्स के क्वेश्चन कॉमन हो चुके हैं। तो अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी स्टैंडर्ड पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों में किसको शामिल नहीं किया है। प्राकृतिक साधन को, मशीन को, यंत्र को, या विशेष गुण के मानसिक या मनुष्य के युग विशेष में मनुष्य के मानसिक और नैतिक गुणों को किसको शामिल नहीं किया है। तो उपरोक्त सभी को, या इनमें से केवल एक दो को, या किसी एक को भी नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। आप इनके लिए प्रिपेयर अपने आप को जरूर करें, या फिर आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है। अब उत्पादन की शक्तियों में तीन चीजें कौन कौन से शामिल होती हैं। एक तो प्राकृतिक साधन है, इसमें भूमि आता है, जलवायु, भूमि की उर्वरता शक्ति है, फिर खनिज पदार्थ हैं, जल है, विद्युत शक्ति है। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक साधन हैं जो उत्पादन की शक्तियों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा है मशीन और यंत्र एवं अतीत की विरासत में मिली हुई उत्पादन कला। ये सब क्या करते हैं? ये सब उत्पादन की शक्तियों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट है तीसरा आपका युग विशेष में मनुष्य के मानसिक तथा नैतिक गुण। ये भी क्या करते हैं? उत्पादन की शक्तियों में शामिल हैं। उत्पादन की शक्तियों में ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रोडक्शन फोर्सेस इंक्लूड थ्री थिंग्स। पहला नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें लैंड, क्लाइमेट, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, मिनरल्स एंड वाटर, इलेक्ट्रिकल पावर। ये सब चीजें क्या आएंगी? नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगी, जो कि प्रोडक्शन फोर्सेस में इंक्लूड होंगी। ठीक है। सेकंड नंबर पे है मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स एंड द प्रोडक्शन आर्ट ऑफ इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट। थर्ड नंबर है मेंटल एंड मोरल क्वालिटी ऑफ द मैन इन द पार्टिकुलर एरा। ठीक है। ये चीजें, तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, मार्क्स ने इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है, मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या जो की है वो किसके आधार पर की है? आर्थिक आधार पर की है, अर्थव्यवस्था के आधार पर की है। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और समझ लें हम। मार्क्स ने बताया कि जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही अब तक की, इतिहास में विकास क्यों होता है? इतिहास में विकास का कारण है अर्थव्यवस्था। इतिहास में विकास का कारण है द्वंद्ववाद। ठीक है। मार्क्स कहता है पहले जब दास युग था, समझिए यहां पर दास युग था जब, तो यहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी? एक मालिक था, दूसरा दास था। दास क्या करते थे? उत्पादन कार्य करते थे। जब समाज आगे बढ़ा तो आया सामंतवाद, सामंती व्यवस्था या सामंतवाद युग। सामंतवादी व्यवस्था में क्या हुआ? सामंतवाद में एक बना जमींदार, दूसरा बन गया किसान। किसान क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। जमींदार क्या है? यहां पर मालिक। ठीक है। फिर इससे आगे समाज बढ़ा, पूंजीवाद आया। पूंजीवाद में क्या होगा? पूंजीवाद में एक होगा बुर्जुआ वर्ग, दूसरा होगा सर्वहारा वर्ग, या इसी को कह लें मजदूर। ठीक है। तो उत्पादन कौन करेगा? मजदूर करेगा उत्पादन। और मालिक कौन होगा? ये एलीट क्लास या ये बुर्जुआ क्लास। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है मार्क्स, ये समाज आगे बढ़ेगा तो आएगा साम्यवाद। हालांकि इसके बीच में एक स्थिति और आती है जिसको सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहा जाता है। तो ये संक्रमणकालीन फेस है, ये लाना मार्क्स का उद्देश्य नहीं है। मार्क्स का उद्देश्य क्या है? साम्यवाद लाना। साम्यवाद में ना तो कोई मालिक होगा और ना ही कोई मजदूर होगा। सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे, क्षमता के अनुसार, और मिलेगी उनको जरूरत के अनुसार। चीजें उनको जरूरत के अनुसार मिलेंगी और वो काम कैसे करेंगे? क्षमता के अनुसार करेंगे। ठीक है। तो वो चीजें हम जब साम्यवाद पढ़ेंगे तो साम्यवाद में बहुत डिटेल में चीजों को सीखेंगे। उसके लिए अभी आप परेशान ना होइए साम्यवाद को लेकर के। ठीक है। तो मार्क्स ने, अब यहां पर समझने की क्या बात है कि मार्क्स ने जो इतिहास की व्याख्या की है वो किस आधार पर की है?
तो आर्थिक आधार पर की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट्स में बनाइए अपने, ठीक है। मार्क्स के अनुसार समस्त ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या जीवन की भौतिक अवस्थाओं के संदर्भ में की जा सकती है। तो ये मार्क्स बताने का प्रयास करता है कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, जीवन की भौतिक अवस्थाओं से जोड़ करके कर सकते हैं। अब मार्क्स के अनुसार प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाएं, उद्योग, व्यापार, कला, दर्शन और रीतियां रिवाज, आचरण, परंपराएं, नियम, धर्म और नैतिकता भौतिक अवस्थाओं से निर्धारित होती हैं, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, राजनीतिक संस्थाएं, उद्योग, व्यापार, कला, दर्शन, रीतियां, आचरण, परंपराएं, नियम, धर्म, नैतिकता, ये सब क्या है, ये सब संरचना है। क्या है ये सब संरचनाएं हैं, ठीक है। तो संरचनाओं का निर्धारण कौन करता है, भौतिक अवस्थाएं, ठीक है। यानी कि आधार, यहां पर समझेंगे आप, भौतिक अवस्थाओं को आप क्या जोड़ेंगे, आधार से जोड़ेंगे। यानी कि आधार ही क्या करता है, बेस ही सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो आप यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, एक चार्ट मैंने लास्ट में बनाया है, यहां पे देखिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर मार्क्स बताता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद या ऐतिहासिक विकास की व्याख्या में कह रहा है समाज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आधार, दूसरी होती है अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। आधार क्या करता है, अधिसंरचना को डिसाइड करता है। अधिसंरचना में क्या क्या आता है, कानूनी, राजनीतिक संरचना, धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं, बाजार, व्यापार, साहित्य, कला, ये सब क्या है, ये सब है अधिसंरचना। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, आधार के ऊपर। यानी जैसा समाज का आधार होगा, यानी समाज की उत्पादन प्रणाली जैसी होगी, है ना, वैसे ही ये संरचनाएं होंगी। अगर समाज में उत्पादन प्रणाली जो है व्यक्ति के द्वारा उत्पादन सामानों का किया जा रहा है, तो समाज में कैसी होगी उसकी संरचना, उसकी संरचना भी स्वामी और दास के जैसी होगी। अगर समाज में उत्पादन के साधन जो है मशीनों से हो रहे हैं, तो वो समाज कैसा होगा, तो वो समाज पूंजीवादी समाज होगा। उसमें पूंजीपति एक वर्ग होगा, दूसरा कामगार वर्ग होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है। आगे इन चार्टों को हम बेसिक से बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप थोड़ा सा सुपर स्ट्रक्चर के बारे में या अधिसंरचना के बारे में समझते हुए चलें कि अधिसंरचना में क्या क्या आती हैं चीजें, ठीक है। कानूनी, राजनीतिक संरचना, धर्म, नैतिक आदर्श, परंपराएं, प्रथाएं, कला, साहित्य और संस्कृति, ये सब क्या है, अधिसंरचना है। इसी को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो आधार में क्या आता है, अर्थव्यवस्था आता है। जैसी समाज की अर्थव्यवस्था होगी, या कह लें जैसे समाज की उत्पादन प्रणाली होगी, यानी समाज में जैसे प्रोडक्शन होगा, वही प्रोडक्शन डिसाइड करेगा कि समाज की संरचना कैसे बनेगी आगे चल। चलिए, तो थोड़ा समझाने के लिए आपके था। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई हैं। आगे देखते हैं। मार्क्स के मत में भौतिक अवस्थाओं का आशय क्या है, वातावरण से, उत्पादन, वितरण और विनिमय से। जैसे कि आपने अभी 3 प्रक्रियाओं को ऊपर आपने देखा था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियां जीवन की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण होती है। मार्क्स कह रहा है कि जो सामाजिक क्रांति होती है, जो राजनीतिक क्रांति होती है, क्यों होती है, क्योंकि मार्क्स कह रहा है कि ये भौतिक अवस्थाओं में, जीवन की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण सामाजिक क्रांति होती है और राजनीतिक क्रांति होती है। अब क्वेश्चन बनेगा यहां से कि सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का कारण मार्क्स कहता है कि जीवन की भौतिक परिस्थितियां हैं, या जीवन की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण ये सब होता है, ठीक है। अब मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को 2 क्रांतियों पर लागू करता है। अब कौन कौन सी 2 क्रांतियां हैं उसको आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। इन द मार्क्स ओपिनियन, मटेरियल कंडीशन मीन इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, social and political revolution occurs due to changes in the material condition of life. Marx applies his theory of a historical materialism to revolutions, ठीक है। अब देखो, मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत को, या ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को 2 क्रांतियों पर लागू कहां कहां पर करता है, ये देखते हैं। एक तो भूतकाल की क्रांति कहता है वो, जिसमें कहता है, भूतकाल की क्रांति में कहता है यह जो क्रांति होगी, यह सामंतवादियों के विरुद्ध अमीर वर्ग करेगा, ठीक है। यानी सामंतवाद के खिलाफ पूंजीपति करेगा। दूसरी जो क्रांति होगी, भविष्य की क्रांति होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो बुर्जुआ वर्ग होगा, यानी अमीर वर्ग जो होगा, उसके विरुद्ध कौन करेगा क्रांति,
सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी, जो आगे चल के कॉमनवेल्थ या समाजवादी कॉमनवेल्थ की स्थापना करेगी, या कह लें आगे चल के साम्यवाद की स्थापना इसी भविष्य की क्रांति से होगी। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भविष्य की क्रांति का तात्पर्य मार्क्स का क्या था? बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच क्रांति, जिससे कि साम्यवाद की स्थापना हो। ठीक है, अब भविष्य की क्रांति का संबंध किससे है? अब इनडायरेक्टली कहें तो सर्वहारा वर्ग की अधिनायकत्व से है, या कह लें भविष्य की क्रांति का तात्पर्य है साम्यवाद की स्थापना से। ठीक है, तो जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व खत्म होगा तब आएगा साम्यवाद। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, आपको डाउट हो गया होगा मुझे लगता है कि देखो, जो अब यहां पर बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग में क्रांति होगी, संघर्ष होगा, है ना, तो इससे एक व्यवस्था निकलेगी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने ये बताया नहीं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जब पूंजीपति और मजदूरों में संघर्ष होगा तो मजदूर वर्ग पूंजीपति को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, और मजदूर वर्ग अपने शासन, अपने हाथों में सत्ता ले लेंगे, जिसको मार्क्स ने कहा कि यह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, और यह केवल संक्रमण काल के लिए होगी, यानी कि यह अल्प समय के लिए होगी, और यह तानाशाही भी समाप्त हो जाएगी थोड़े समय में, और इसके बाद आएगा साम्यवाद, कम्युनिज्म आएगा इसके बाद। ठीक है, तो भविष्य की क्रांति का संबंध किससे है? साम्यवाद से है। भविष्य की क्रांति किससे जुड़ी हुई है? बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष से जुड़ी हुई है। तो ये कनेक्शन है, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं और कहते हैं कि सर हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, सारा कुछ पढ़ लिया, और एग्जाम में तो वो आता ही नहीं जो ओपी गावा की बुक में दिया हुआ है। भाई आपने वो चीज नहीं पढ़ी जो चीज अब रिलेवेंट है, आपने तो केवल सामान्य बातें पढ़ी कि पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष होगा और अंत में साम्यवाद आएगा। इतना तो सबको पता होता है, एग्जामिनर को भी इतनी नॉलेज है कि बच्चों को इतना कॉमन चीजें पता होती हैं, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस का वो इन्वेंशन करेगा जिससे कि आप वहां पर टैकल हो पाओ, फंसो वहां पर आप। ठीक है, अब देखिए कार्ल मार्क्स कहता है कि क्रांति जो है सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है, यानी सामाजिक क्रांति के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन होता है। अगर क्रांति नहीं होगी तो समाज का विकास नहीं होगा, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब दास युग में क्रांति हुई तो दास युग से समाज आगे बढ़ा, सामंतवाद आया, सामंतवाद में क्रांति हुई तो पूंजीवाद आया, पूंजीवाद में क्रांति होगी तो साम्यवाद आएगा। ऐसा मार्क्स का मानना है कि मार्क्स कहता है जो समाज का परिवर्तन होता है, जो समाज का विकास होता है, उसमें द्वंद्व होता है, क्रांतियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समाज आगे बढ़ता है। आगे देखिए यहां पर आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा और इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, और आज हम ऐतिहासिक भौतिकवाद को कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक है, तो दो बताता है रीजन ऐसे, रेवोल्यूशन ऑफ द पास्ट, इट वाज द बोर्जुआज अगेंस्ट द फ्यूडलिस्ट्स। सेकेंड वन है रेवोल्यूशन ऑफ द फ्यूचर, इट विल बी ऑफ द प्रोलेटरेट अगेंस्ट द बोर्जुआज विच विल बी एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट कॉमनवेल्थ। ठीक है, कार्ल मार्क्स आगे कहता है कि रेवोल्यूशन इज द नेसेसरी मीन्स ऑफ द सोशल चेंजेस। अब देखते हैं मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का विश्लेषण करते हैं, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को हम किन किन आधारों पर और समझ सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, पहला नंबर है मानव क्रियाकलापों की आधारशिला क्या है? उत्पादन प्रणाली है। जैसे उत्पादन प्रणाली होगी वैसे ही ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी भी होगी। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन सिस्टम होगा वैसे ही ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मार्क्स ने अपने सिद्धांत का प्रारंभ इस तथ्य से करता है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन के लिए उत्पादन के लिए कार्य करना पड़ेगा, भोजन के उत्पादन के लिए मनुष्य को कार्य करना पड़ेगा, और हमें जरूरत किसकी पड़ती है? भोजन की, फूड की। तो हमें फूड कहां से मिलेगा? फूड हमें तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, जब हम उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो अब ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या में आप इन सारी चीजों का विश्लेषण करके समझ सकते हैं।
मार्क्स बिगिंस हिज थियोरी विद द फैक्ट दैट मैन नीड्स फूड टू सर्वाइव, सो ही वर्क्स टू प्रोड्यूस फूड। अब उत्पादन की शक्तियां, प्रोडक्टिव फोर्सेस। मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्तियां ऐतिहासिक विकास की निर्णायक आधार हैं। मार्क्स कहता है कि इतिहास का विकास जो है उत्पादन की शक्तियों पर भी निर्भर करता है, यानी कि जैसे उत्पादन की शक्तियां होंगी वैसे ही इतिहास होगा। अगर उत्पादन की शक्तियां जो है मनुष्य कर रहा है उत्पादन, तो इतिहास भी कैसा होगा, इतिहास भी दास युग में जाएगा। अगर उत्पादन जो है दासों के द्वारा किया जा रहा है तो वो समाज कैसा होगा, दास युग होगा। अगर उत्पादन जो है मशीनों के द्वारा हो रहा है तो समाज कैसा होगा, तो समाज जो होगा पूंजीवादी होगा, है ना। तो उत्पादन की शक्तियां भी डिसाइड करती हैं कि समाज का कैसे कैसे विकास आगे बढ़ेगा। मार्क्स का कहना है कि जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया की स्थिति का निर्धारित करती है। ठीक है, तो मार्क्स कह रहा है कि जीवन की भौतिक परिस्थितियां, भौतिक संसाधन ही क्या करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संपूर्ण प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए एक और एकमात्र कारक उत्तरदायी है। कौन सा कारक, तो भौतिक कारक, या कह लें आधार, या कह लें अर्थव्यवस्था। ठीक है, आधार, अर्थव्यवस्था, भौतिक परिस्थितियां ही संपूर्ण समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं, चाहे वो परिवर्तन सामाजिक हो, चाहे वो परिवर्तन राजनीतिक हो, चाहे वो परिवर्तन बौद्धिक हो, कैसा भी परिवर्तन हो, है ना। हर समाज में परिवर्तन के लिए यही कारक उत्तरदायी होते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है कि भौतिक आधार पर या आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से, या कह लें अर्थव्यवस्था ही क्या होती है, समाज में सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी फैक्टर मानी जाती है ये। ठीक है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं इसलिए चीजें बड़ी हो रही हैं, और मैं चाहता तो शॉर्ट में बता देता कि जैसे आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, उसमें बता देता कि इतिहास के विकास के लिए अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है ना। मैं भी बता सकता था, 4 लाइनों में खत्म हो जाता कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विकास के लिए अर्थव्यवस्था को उत्तरदायी कारक माना है, पहला पॉइंट बताता। फिर उसके बाद उसने बताया इतिहास की 5 अवस्थाएं होती हैं, दास युग, आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। ये बताकर खत्म कर देता, आपका मतलब 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाता, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होता, न तो आपके एग्जाम में वो कोई काम आता। ठीक है, जब तक आप जितनी डिटेल में चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो मार्क्स बताने का प्रयास करता है कि जीवन के भौतिक साधन ही क्या करते हैं, भौतिक साधन ही समाज में परिवर्तन लाते हैं, राजनीति में परिवर्तन लाते हैं, बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया में भी क्या करते हैं, ये परिवर्तन के कारक होते हैं। या कह लें कि समाज में परिवर्तन का कारक क्या है, भौतिक परिस्थितियां हैं, या कह लें आधार है। जैसे आधार होगा वैसे ही उसकी अधिसंरचनाएं होंगी। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, प्रोडक्टिव फोर्सेस आर द डिसिसिव बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मार्क्स सेज दैट the method of production of the material means of life determines the condition of the entire process of the social, political and the intellectual life। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की प्रस्तावना में लिखा है कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। यानी मार्क्स कहता है कि व्यक्ति का जो सामाजिक अस्तित्व है, व्यक्ति की जो समाज में भौतिक परिस्थितियां हैं, भौतिक परिस्थितियां ही चेतना को डिसाइड करती है, ना कि चेतना भौतिक परिस्थितियों को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये बताने का प्रयास करता है जो हीगल ने कहा था कि चेतना ही संपूर्ण सृष्टि का निर्धारित करती है, तो मार्क्स ने कहा कि हीगल का जो भौतिकवाद है वो सर के बल है। मैंने इसको क्या कर दिया, पैरों के बल खड़ा कर दिया, क्योंकि मार्क्स कहता है कि सामाजिक अस्तित्व या भौतिक परिस्थितियां क्या करती हैं, व्यक्ति की चेतना को निर्धारित करती है। चेतना कैसी होगी व्यक्ति की। मार्क्स के मत में सत्य जो है, न्याय, प्रेम, मानवता, दानशीलता आदि अमूर्त धारणाएं सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, तो मार्क्स कहता है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण है भौतिक परिस्थितियां, भौतिक वस्तुएं उत्तरदायी होती हैं, अर्थव्यवस्था उत्तरदायी होती है, ना कि सत्य, प्रेम, न्याय, मानवता। ये सब उत्तरदायी नहीं है समाज को बदलने के लिए। समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी केवल और केवल क्या है, भौतिक परिस्थितियां हैं,
इन्हीं भौतिक परिस्थितियों में संघर्ष होता है जिससे समाज निरंतर आगे बढ़ता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स यहां पर लाने का मतलब है कि आपके थोड़ी सी पढ़ने की स्किल्स भी डेवलप हो और साथ के साथ आप चीजों को कनेक्ट कर पाए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर हमने 2 देख लिया है, ठीक है। दूसरा नंबर उत्पादन की शक्तियां हो गई। तीसरा देखते हैं, नंबर 3 है परिवर्तनशील उत्पादन शक्तियां सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो मार्क्स कहता है कि जो उत्पादन की शक्तियां हैं अगर ये बदल रही हैं लगातार, तो इससे सामाजिक संबंध भी क्या होंगे, बदलते जाएंगे। अगर उत्पादन जो है दास कर रहा है तो सामाजिक संबंध कैसा होगा, मालिक और दास का होगा, मालिक और दास का होगा। अगर यही सामाजिक संबंध, यही उत्पादन की शक्तियां बदल जाएंगी, अगर उत्पादन जो है मशीनों के द्वारा होने लग जाए तो यही सामाजिक संबंध कैसे हो जाएंगे, बुर्जुआ और सर्वहारा में बदल जाएगा, यानी अमीर और गरीब में बदल जाएगा। तो ये परिवर्तनशील उत्पादन की शक्तियां सामाजिक संबंधों को निर्धारित करती हैं। अगर अगर ये सब क्या होते हैं, यही सब डायरेक्टली उठकर क्वेश्चन बनते हैं। जो ये हेडिंग दिख रही है आपको, यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को जरूर अपने नोट्स में ऐड करें और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। अब यहां पर इसको दूसरे शब्दों में समझें कि अर्थव्यवस्था ही क्या है, अर्थव्यवस्था ही सामाजिक परिवर्तन का कारक है, कारण है। अगर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है या उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन हो रहा है तो समाज की संरचना में भी परिवर्तन होगा, समाज के संबंधों में भी परिवर्तन होगा। मार्क्स के मत में यदि उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। जैसे हाथ से चलने वाले यंत्रों के युग में सामंतवादी समाज था, जब हाथों से क्या कहते हैं, हथकरघे चलाए जाते थे या हाथों से कपड़े बुने जाते थे, तो समाज कैसा था उस समय का, तो उस समय का समाज जो था सामंतवादी समाज था। तथा जब वाष्पशील युग में औद्योगिक पूंजीवादी समाज की स्थापना होती है तब कैसा समाज होता है, तब वहां पर भाप के इंजन आते हैं, तब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। तो समाज में जैसे जैसे उत्पादन के संबंध बदल रहे हैं, उत्पादन के साधन बदल रहे हैं, तो समाज की संरचना भी बदलती जा रही है। उदाहरण के लिए इसने बताया है कि जब हाथों से चलाने वाले यंत्र थे समाज में, तब समाज कैसा था, तब समाज सामंतवादी समाज था। लेकिन जैसे ही समाज में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, औद्योगिकीकरण का समाज हो गया, तो समाज की संरचना कैसी होगी, तो समाज जो है पूंजीवादी समाज में बदल गया या पूंजीवादी की समाज की स्थापना हो गई। अब देखोगे जब भाप का इंजन आया है ना, स्टीम इंजन आए जब, तो जेम्स वाट ने जब स्टीम का इंजन बनाया, भाप का इंजन बनाया, तो उसमें क्या हुआ, वहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन या कह लें औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी यूरोप में, ठीक है। तो समाज में बदलाव भी आ रहा था, अब सामंतों का प्रभाव खत्म हो रहा था, अब पूंजीपतियों का प्रभाव आ रहा था। तो जैसे जैसे, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील उत्पादन शक्तियां बदलती जाएंगी वैसे वैसे सामाजिक संबंध भी बदलते चले जाएंगे, ठीक है। चेंजिंग प्रोडक्शन फोर्सेस अफेक्ट सोशल रिलेशंस। हो सकता है कि आपको समझाने में एक ही शब्दों को 2-3 बार रेपिटेशन हो जाता हो। रेपिटेशन इसलिए करता हूं क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें एकदम एक्सेप्ट हो जाए, जैसे कहते हैं ना, फिट हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, if there is a change in production forces then there is a change in a social relation as well as। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता है, इन द एज ऑफ हैंड ऑपरेटेड मशीन्स, जब हैंड ऑपरेटेड मशीन्स थी तब वहां का सोसाइटी कैसा था, फ्यूडल सोसाइटी था। एंड जब वोलेटाइल एज आया तब कैसा हुआ वहां पर, तब वहां पर इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, तब उसकी स्थापना होती है आगे चलकर, ठीक है। अब चौथा नंबर देखते हैं कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के विश्लेषण में चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर है उत्पादन एवं उत्पादन शक्तियों के विकास की द्वंद्ववादी भावना होती है, यानी उत्पादन और उत्पादन की शक्तियों में ये हमेशा द्वंद्व चलता है जिससे समाज आगे विकसित होता रहता है। मार्क्स के मत द्वंद्ववाद के कारण ही उत्पादन शक्तियों का विकास होता है। अब देखो, द्वंद्व होता है समाज में, भौतिक पदार्थों में संघर्ष होता है जिससे समाज क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। उत्पादन की शक्तियों में तब तक परिवर्तन चलता है जब तक उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था नहीं आ जाती, है ना। पहले आपने देखा होगा कि नोकिया का फोन आया, छोटा फोन था, ठीक है। नोकिया के फोन में आया तो नोकिया के फोन से लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, है ना। फिर द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ, तो
टच स्क्रीन फोन आया, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे चीजें बढ़ती गई। आज आप फोल्ड फोन देखते हैं, है ना, ट्रिपल फोल्डिंग हो जाती है, 4 बार फोल्डिंग हो जाती है, कैमरे की क्वालिटी बढ़ती हुई। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब उत्पादन की शक्तियां बढ़ रही हैं, यानी उत्पादन चेंजेस हो रहे हैं ना, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बढ़ रही है। तो प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ रही है तो प्रोडक्शन में भी चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन के फोर्सेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे समाज में, सोसाइटी में चेंजेस भी आगे बढ़ती जाएंगी। फोर्थ नंबर है डायलेक्टिकल स्पिरिट ऑफ द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव फोर्सेस। मार्क्स बिलीव्स दैट प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप ओनली बिकॉज ऑफ अ डायलेक्टिक्स। चेंजेस इन अ प्रोडक्टिव फोर्सेस कीप हैपनिंग अंटिल द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रीच। ठीक है, जब तक हम बेस्ट स्टेज पर नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोडक्शन में क्या होता है, हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। जैसे कि मार्क्स बताता है वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक हम साम्यवाद तक नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, वैसे ही जब तक हम सर्वश्रेष्ठ अवस्था में नहीं पहुंच जाते तब तक ये शक्तियों में परिवर्तन होता रहेगा। 5वां नंबर बताता है मार्क्स, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद में 5वां जो संकल्पना है वो क्या है, आर्थिक व्यवस्था और धर्म। ठीक है, तो मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है, दोषपूर्ण है, आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है, यानी आर्थिक व्यवस्था जैसी होगी, अर्थव्यवस्था ही धर्म को निर्धारित करेगा, अर्थव्यवस्था ही राजनीति को निर्धारित करेगी, अर्थव्यवस्था ही समाज की अन्य संरचनाओं को निर्धारित करेगी। यानी कि आधार जो है, आधार क्या है, अर्थव्यवस्था है, आधार ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ठीक है, बेस ही सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा, जैसे बेस होगा वैसे उसका सुपर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब मार्क्स कहता है धर्म क्या है, एक अफीम के नशे के समान है। धर्म को किसने क्या बोला, अफीम बताया है। ठीक है, अर्थात मनुष्य धर्म के नशे में अपना दुख दर्द भूल जाता है। आज देखोगे आप हिंदू धर्म को लेकर कितनी लड़ाई, कितना संघर्ष है ना, तो कितनी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब लोग धर्म के नशे में इतने डूब चुके हैं कि उनको अपने सही और गलत के बारे में पता नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम एंड रिलीजियन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स रिलीजियन इज अ जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉल्टी इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, फॉल्टी इकोनॉमिक सिस्टम के कारण ही रिलीजियस क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिलीजियन इज अ लाइक ओपियम एडिक्शन दैट इज अ मीन मैन फॉरगेट्स हिज sorrow एंड पेन इन द इंटॉक्सिकेशन ऑफ अ रिलीजियन। अब नंबर 6 देखते हैं। अब नंबर 6 इतिहास का जो उसका आर्थिक विश्लेषण है, उसका नंबर 6 का पार्ट क्या है, इतिहास का काल विभाजन करता है। ये मार्क्स बताता है कि इतिहास को हम 5 भागों में बांट करके इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ा है। ठीक है, तो मेन मेरा समझाने का अगर मैं चाहता तो आपको एक इसी पेज से पूरा समझा देता, लेकिन जो इतने सारे पॉइंट्स आपको ऊपर देखने को मिले हैं, ये सब पॉइंट्स एग्जाम में काम आते हैं। ये सब 10 बुक से उठा करके मेन पॉइंट को छांट करके डाला गया है ना, जिससे कि आप पढ़ें और क्वेश्चन अगर बने वहां से तो आपके लिए वो फायदेमंद करे। अब देखिए समाज की अवस्थाएं कितने पार्ट में डिवाइड किया है मार्क्स ने, 5 अवस्थाओं में। ठीक है, यहाँ पर चार्ट यहाँ पर आपको फॉन्ट छोटा देखने को मिलेगा, है ना, और ये बड़ा था इसलिए एक पेज पर लाना इसको जरूरी था कि हम एक पेज पर ही करेंगे। तो इसमें देखेंगे पहले नंबर पर आदिम साम्यवाद आता है, फिर दास युग आता है, फिर जो है सामंतवादी युग आता है, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आता है, पूंजीवाद के बाद अंतिम अवस्था साम्यवाद का युग आएगा। यानी कि ये क्या होगा, बेस्ट फॉर्म होगा, बेस्ट अवस्था होगी, सबसे अच्छी अवस्था होगी। अब एक एक अवस्था में आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें संघर्ष नहीं हुआ। तो साम्यवाद में संघर्ष नहीं होगा और इसके साथ साथ आदिम साम्यवाद या एशियाई अवस्था में भी संघर्ष नहीं होगा। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको यहां पर आपको मेंशन कर दिया है, उसको बोल्ड कर दिया है। हालांकि ये सारी चीजें अभी अब देखते हैं, अभी भी नहीं आया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके हम। सबसे पहले देखेंगे कि एशियाई अवस्था या आदिम साम्यवाद की अवस्था क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, पहला नंबर, इसमें निजी संपत्ति का उदय नहीं हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति एक आदिमानव की तरह रहता है, उसके पास संपत्ति नहीं है, वो चीजों को इकट्ठा करना नहीं जानता है। एक जो आदिवासी या आदिमानव की अवस्था जो रही है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आदिमानव जो थे वो क्या करते थे, वो
जंगलों में जाते थे और शिकार करते थे और शिकार करके खा पी करके अपने फिर जंगलों में रहते थे। वे ये नहीं जानते थे कि हमें चीजों को इकट्ठा करना है, हमें चीजों को स्टोर करना है ना। तो यहाँ पर जब तक स्टोर नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे चीजें, ठीक है, स्टोर नहीं हो रहा यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी अभी निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी नहीं बन रही, क्योंकि चीजें यहाँ पर अभी लोगों के पास नॉलेज नहीं इतना कि वो चीजों को स्टोर कर सके, है ना। लेकिन जब यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी, जब आप दास युग में जाएंगे, तब वहां से एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन ये सब शुरू होगा, तब वहां से लोग स्टोर करना सीखेंगे। स्टोर करेंगे तो प्रॉपर्टी आएगी, तो जो ज्यादा स्टोर करेगा वो ज्यादा अमीर हो जाएगा, जो कम स्टोर कर पाएगा वो गरीब रहेगा। तो गरीबों को अपने जीवन को चलाने के लिए अमीरों के पास काम करना पड़ेगा, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उनके कार्यों में सहयोग करना पड़ेगा, जिससे अमीर और गरीबों को कुछ वेतन देगा उनके जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो अभी जो आदिम साम्यवाद है, यहां पर निजी संपत्ति नहीं आई है, क्योंकि लोग अभी यहां पर मौज मस्ती से खा पी जी रहे हैं, बस जंगली जीवन जी रहे हैं, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर क्या है, यहां पर सामूहिक स्वामित्व बना हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें, इसलिए इसमें वर्गों का अस्तित्व जो है नहीं है, अभी यहां पर क्लास नहीं है, न तो कोई अमीर है, ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई पूंजीपति है, ना ही कोई सर्वहारा है, ठीक है। यहां पर अभी कोई वर्ग नहीं बना हुआ है। यहां पर वर्ग संघर्ष भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि वर्ग संघर्ष तभी होगा, मार्क्स कहता है, जब पूंजीवाद आएगा। पूंजीवाद के आने के कारण ही वर्ग में, समाज में वर्ग संघर्ष बनेगा, ठीक है। जब पूंजीवाद जहां जहां पे रहेगा वहां पे द्वंद्व समाज में बढ़ता रहेगा। पूंजीवाद नहीं होगा तो यहाँ पे संघर्ष नहीं होगा। लोग शिकार कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं और पशुपालन के सहारे जीवन यापन अपना कर रहे हैं। यहाँ पर अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, ठीक है। लोग जो है गांव का सामुदायिक जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध है। यह अवस्था आपको कहां देखने को मिल सकती है, तो यह अवस्था आपको भारत में देखने को मिल सकती थी, चाइना में देखने को मिल सकती थी, और कुछ अन्य एशियाई देश थे जहां पर आपको आदिम साम्यवाद की अवस्था देखने को मिलेगी। इसीलिए मार्क्स ने इसे एशियाई अवस्था कहा है। तो एशियाई अवस्था के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स ने एशियाई अवस्था में किसको रखा है, भारत और चीन जैसे अन्य एशियाई देशों को रखा है, और आदिम साम्यवाद की अवस्था को मार्क्स ने कहा कि यह एशियाई अवस्था है, ऊपर भी आपको जैसा कि मेंशन किया गया है। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं दास युग। हम आगे निकलते हैं, एशियाई अवस्था से आदिम साम्यवाद से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां से दास युग आ जाता है। इसमें उत्पादन की प्रणाली का क्या होता है, विकास होता है, और उत्पादन के यंत्र विकसित हो जाते हैं। यानी कि अब कैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन किसके माध्यम से होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा। अब यहां पर उत्पादन के यंत्रों का विकास हो गया। जैसे खेती हम करते हैं तो बैलों के माध्यम से, हल के माध्यम से, कुदाल, फावड़े, ये सब होते हैं यंत्र, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अब इस अवस्था में धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट का विकास हो गया। अब उत्पादन के यंत्र विकसित हो गए हैं। अब इसके फलस्वरूप लोगों के भरण पोषण से अधिक उत्पादन होना लगा, ठीक है। अब लोग जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे आदिम साम्यवाद में, अब यहां पर लोगों के पास सरप्लस होने लगा, यानी एक्स्ट्रा अनाज होने लगा उनके पास। जब एक्स्ट्रा अनाज होने लगा तो वो अनाज को इकट्ठा करने लगे, अनाज को स्टोर करने लगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि हो सकता है कि कभी बारिश का मौसम हो, कभी धूप तेज हो जाए, कभी बीमार हो जाऊं तो मैं शिकार पे ना जा पाऊं, तब मैं कैसे अपना जीवन जीऊंगा। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाया अपना, और उत्पादन बढ़ा करके चीजों को स्टोर करना सीखा, ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा जिन्होंने सामान को ज्यादा स्टोर कर लिया, ज्यादा इकट्ठा कर लिया, वो तो अमीर बन गए। जिनके पास अभी भी ज्ञान नहीं है इतना कि चीजों को स्टोर भी करना है हमें, तो वो क्या है, गरीब होते गए वो। जब समाज के सारे संसाधन इन अमीरों ने स्टोर कर लिए तो गरीबों के पास कुछ नहीं बचा। तो गरीबों को अपने जीवन के लिए रोटी तो चाहिए, तो उस रोटी के लिए क्या कर रहे हैं, अब अमीरों के यहाँ गरीब काम करने जा रहे हैं। अब अमीरों के यहाँ जब गरीब काम करेंगे तो अमीरों का उत्पादन और बढ़ेगा, लेकिन गरीबों को उसके बदले उनके जीवन चलाने के लिए कुछ पैसे या कुछ संसाधन मिल जाएंगे। विभिन्न समुदायों में क्या हो रहा है, अब युद्ध आम बात हो गई है, क्योंकि अब संघर्ष शुरू हो चुका है। यहां से अब जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध बंदियों में क्या किया जा रहा है, लोगों को बंधक बना करके दास बना लिया जा रहा है। जो दास हो जा रहे हैं उनसे काम लिया जा रहा है, खेतों में, अन्य उत्पादन कार्यों में उनको लगा दिया जा रहा है। इससे श्रम शक्ति का क्या होता है, विस्तार होता है। जब दास बढ़ते हैं तो दास श्रम करते हैं, और मालिक क्या करता है, बैठा रहता है आराम से, दासों के ऊपर नियंत्रण करता है। तो इस प्राचीन अवस्था में दो वर्ग आ गए, एक स्वामी आ गया, दूसरा दास आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला वर्ग क्या है,
स्वामी क्या है, शोषक है, दूसरा शोषित वर्ग कौन है, दास है। ठीक है, स्वामी क्या है, शोषक है, और दास क्या है, शोषित है। इस प्रकार दासता क्या है, शोषण का पहला रूप था। प्रारंभिक अवस्था में शोषण का पहला रूप क्या था, दासता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, ये समाज आगे अब बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ के कहां पहुंचेगा, सामंतवाद में। ठीक है, यह अवस्था, इस अवस्था में क्या थी, कृषि आधारित थी। अब यहां पर कृषि हो गई, एक सामंत हो गया, दूसरा सामंत वर्ग क्या थे, भूमि के स्वामी थे, दूसरे गरीब किसान थे बेचारे, जो सामंतों की भूमि पर काम करते थे और उसके बदले में सामंत उन्हें कुछ पैसे देता था। इस अवस्था में भी दो परस्पर विरोधी वर्ग उत्पन्न हुए, एक सामंत वर्ग आया, दूसरा उसके खेतों में काम करने वाला कृषि दास या मजदूर वर्ग आया। ठीक है, कृषि दासों की स्थिति दासों जैसी ही थी। अभी भी जो कृषि दास थे या सामंतों के जो खेतों में काम करने वाले थे, उनकी सिचुएशन बिल्कुल दासों के जैसी बनी हुई थी। सामंतवादी अवस्था में हस्तशिल्प यानी हाथों से चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, उनका व्यापार भी होता था, जो चीजें हाथों से बनाई जा रही है। इसके कारण कुछ शहरों का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होता है। अब विकास होना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो अब जैसे जैसे विकास होगा तो जो चीजें हाथों से बन रही हैं, अब वो चीजें पूंजीवाद में मशीनों से बनना शुरू हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे भाप के इंजन का आविष्कार हो जाता है, उत्पादन में मशीनों का उपयोग होने लग जाता है अब हाथ की जगह। इसके साथ ही एक नए वर्ग का उदय होता है, पूंजीपति वर्ग। ठीक है, कौन सा वर्ग आता है, पूंजीपति वर्ग। किसकी जगह पे, सामंतवाद की जगह पे। ठीक है, अब इसके पास पूंजी थी, पूंजीपति के पास क्या होता है, पूंजी थी। इसके माध्यम से इसने क्या किया, बड़े बड़े उद्योग लगाए, बड़े बड़े उद्योग लगाए और उद्योगों में लोगों को रोजगार मिला। पूंजीपति वर्ग का न सिर्फ आर्थिक प्रभुत्व हुआ, बल्कि पूंजीपतियों ने क्या किया, धीरे धीरे राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को ही अपने नियंत्रण में ले लिया। ये बात ध्यान रखना है। फिर इसने क्या किया, पूंजीपतियों ने सामंतवादी वर्ग के प्रभुत्व को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। आपने देखा होगा जब यूरोप में पुनर्जागरण आया, यूरोप में रेनेसा आया, तो रेनेसा में क्या हुआ, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई, सामंतवाद की जगह धीरे धीरे पूंजीवाद का उदय हुआ। तो यही वो सिचुएशन है, जब पूंजीवाद आता है तो सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो जाता है, सामंतवाद की जगह पे पूंजीपति का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। शोषण का स्वरूप पहले की तुलना में क्या होता था, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अब एक पूंजीपति जो है लाखों मजदूरों का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, क्योंकि उसने बड़ी कंपनी लगा दी है, इसमें लाखों मजदूर काम कर रहे हैं और उनको जीवन, उनके काम के बदले वेतन नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको वेतन जो मिल रहा है उनके जीवन जीने के लिए बस मिल रहा है, ना कि उनको काम के बदले वेतन मिल रहा है। ध्यान रखना। ठीक है, उनको वेतन का इतना ही मिल रहा है जिससे कि कल वो फिर काम पर आ जाएं। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीवादी अवस्था में भी दो परस्पर विरोधी वर्गों का अस्तित्व होता है, एक होता है पूंजीपति, दूसरा होता है मजदूर वर्ग। ठीक है, इसमें फिर आगे चल के संघर्ष होगा, संघर्ष होगा, फिर कौन सी अवस्था आएगी, तो इसमें अवस्था आएगी आपकी साम्यवाद आएगा इसके बाद। ठीक है, पूंजीवाद के बाद आएगा साम्यवाद। ऐसी अवस्था में उत्पादन के साधनों पर जो है सामाजिक या सामूहिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है और राज्य का अंत हो जाता है। इस अवस्था में वर्ग संघर्ष खत्म हो जाते हैं, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार चीजें मिलती हैं। तो ये है साम्यवाद की अवस्था, ये है आपका जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपने कुछ चीजों को देखा है डिक्लेरेशन के थ्रू। अब यहां पर वही सेम चीजें इंग्लिश मीडियम में दे रखी हैं, मैं पीपीटी प्रोवाइड कर लूंगा, अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर एक बार में स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, बट हम पेन का यूज कैसे करेंगे, क्लियर दिख रहा है, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की विकास की प्रक्रिया कैसी है। ठीक है, तो अब ये चीज आपको एज इट इज ओपी गाबा में देखने को मिल जाएगा, ओपी गाबा की बुक से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ओपी गाबा में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप समझते हैं कुछ चीजों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से कि ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया कैसी है, कार्ल मार्क्स ने कैसा बताया ऐतिहासिक भौतिकवाद में। ठीक है, तो मार्क्स कहता है समाज होता है, हर समाज में दो वर्ग होंगे। ठीक है,
समाज में कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है आधार, दूसरी होती है उसकी अधिसंरचना। तो याद रखना है आधार में क्या आता है? आधार में आता है उत्पादन की प्रणाली यानी अर्थव्यवस्था। आधार में क्या आता है? इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। बेस में अर्थव्यवस्था आती है ना। यानी कि आधार में उत्पादन की प्रणाली आती है, उत्पादन की प्रणाली को ही हम अर्थव्यवस्था के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसा समाज का आधार होगा, मार्क्स कहता है जैसे समाज का आधार होगा वैसे ही समाज की क्या होगी? वैसे ही समाज की संरचना भी होगी। ये बात ध्यान रखना। संरचना का संबंध किससे है? आधार से है। जैसे आधार होगा वैसे ही उसकी अधिसंरचना होगी। ये चीज आपने समझ लिया। अब देखते हैं, ये चीजें आपने ऊपर बहुत बार पढ़ भी लिया है। ऊपर अभी मैंने आपको पीपीटी के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू समझा भी दिया है। एक चार्ट है यहाँ पर, चार्ट के थ्रू हम कुछ चीजों को समझेंगे। देखिए, अब मार्क्स कह रहा है आधार होगा, आधार यानी उत्पादन की प्रणाली। अब उत्पादन की प्रणाली में क्या होगा? उत्पादन की प्रणाली को उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पहला इधर है, दूसरा इधर है। यानी एक होगा उत्पादन की शक्तियां, दूसरा उत्पादन के संबंध, ठीक है। अब उत्पादन की शक्तियां ही उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करेगी। क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंध को डिसाइड करेगी। जैसे उत्पादन की शक्तियां होंगी वैसे ही उत्पादन के संबंध भी होंगे। यानी कैसे होंगे? अब यहां पर समझो थोड़ा सा, उत्पादन की शक्तियां कैसे उत्पादन के संबंधों को डिसाइड कर रही हैं। देखिए, उत्पादन की शक्तियों में कहता है 2 पार्ट होंगे। एक उत्पादन के साधन होंगे, यानी कि उत्पादन जो होगा किसके माध्यम से होगा? उत्पादन क्या मशीनों के माध्यम से हो रहा है या उत्पादन जो है श्रम शक्ति या मानव के द्वारा हो रहा है, ठीक है। 2 चीजों को आप देखेंगे कि उत्पादन की शक्तियां किसके किसके द्वारा हो रही। क्या उत्पादन की शक्तियां जो किसी संसाधन के द्वारा हो रहा है या मशीनों के द्वारा हो रहा है, या उत्पादन जो हो रहा है वो मानव के श्रम के द्वारा हो रहे हैं, ठीक है। ये बात भी डिसाइड करेगा, ये परिस्थितियां भी डिसाइड करेंगी कि समाज कैसा होगा, ठीक है। अगर उत्पादन की शक्तियां जो हैं, अगर उत्पादन में मानव उत्पादित कर रहा है कोई चीज, तो वो समाज कैसा होगा? दास प्रथा होगा, वो समाज सामंतवादी होगा। अगर उत्पादन की शक्तियों में अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन जो है मशीनों के द्वारा हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हो रहा है, तो वो समाज कैसा होगा? पूंजीवादी समाज होगा। यानी उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों को डिसाइड करेंगी, जैसे आधार डिसाइड करता है अधिसंरचना को, ठीक है। अब देखिए, उत्पादन के संबंध भी 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक समाज का स्वरूप, विन्यास का मतलब होता है समाज का निर्माण या स्वरूप, निर्माण या स्वरूप, ठीक है। अब समाज के निर्माण में 2 परस्पर विरोधी वर्ग पाए जाएंगे। जैसे दास प्रथा का अगर समाज होगा तो उसमें स्वामी होगा, एक दूसरा दास होगा। अगर समाज सामंतवादी होगा तो एक जमींदार होगा, दूसरा किसान होगा। अगर समाज पूंजीवादी होगा, अगर समाज पूंजीवादी होगा तो एक होगा पूंजीपति, दूसरा होगा कामगार या मजदूर वर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को हैंडल करेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब ये ओपी गाबा की बुक से लिया गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप तो बुक भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसमें आपको 30% चीजें ओपी गाबा से देखने को मिलेंगी और 20% चीजें आपको जेपी शोध से हैं और कुछ 10 से 15% चीजें आपको राजेश मिश्रा से भी देखने को मिल जाएंगी और आपको मैक्सिमम चीजें सुशीला रामास्वामी और जो अदर थिंकर्स हैं जैसे कि एस.एल. वर्मा या फिर अन्य जो थिंकर्स होते हैं उनकी बुक्स, बी.एल. फाडिया की बुक्स है ना। और जो इस तरीके से चीजें जो होती हैं एक एक समराइज वे में चीजों को देखने को आपको मिलेगा और पूरा एक कनेक्टेड वे में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि चीजें ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगी, नहीं, सारी चीजें आपको एक कनेक्टेड वे में देखने को मिलेंगी, है ना। जितनी भी पॉसिबिलिटी थी मैंने यहाँ पर आपको समराइज करके सारी चीजों को मैक्सिमम अपनी एबिलिटी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास किया है। बाकी चीजें आप जितना समझेंगे, जितनी बार बार पढ़ाई करेंगे, आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना आप रेपिटेशन करेंगे, उतनी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, है ना। हो सकता है पहली बार में चीजें थोड़ी सी टिपिकल लग रही हूं, ये थोड़ा सा टिपिकल है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से थोड़ा सा ऐतिहासिक भौतिकवाद आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन आसान है ये, ठीक है। अब वहीं पर इंग्लिश में है, सोसाइटी के 2 पार्ट्स हैं, एक बेस है, इसी को मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बेस ये डिसाइड करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। सुपर स्ट्रक्चर में ये चीजें आती हैं, इनको आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से अधिसंरचना के पार्ट कौन है, ये सुपर स्ट्रक्चर का भाग कौन कौन सा है। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट हो जाएगा
फोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन, और दूसरा होगा रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, सॉरी, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करेगा फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन पर, यानी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करेगा कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसा होगा। यानी कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अगर ह्यूमन बीइंग या टूल्स के द्वारा हो रहा है तो सोसाइटी कैसी होगी, कैपिटलिज्म होगा। अगर जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है अगर उसमें लेबर कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन मेड कर रहे हैं, तो वो या तो स्लेव होगा या तो फ्यूडल सोसाइटी होगी। ठीक है, फिर अब देखिए रिलेशंस ऑफ द प्रोडक्शन। अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में दो टाइप्स होते हैं, एक सोशल फॉर्मेशन होता है, दूसरा होता है कंटेंडिंग क्लासेस होती है उसकी। ठीक है, यानी अब देखिए कैसे होगा, अगर सोसाइटी जो होगी स्लेव आउन सोसाइटी होगी तो उसमें एक मास्टर होगा, दूसरा स्लेव होगा। अगर सोसाइटी फ्यूडल होगी तो उसमें एक लॉर्ड होगा, लैंड लॉर्ड होगा, दूसरा सर्फ होगा। अगर सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी तो उसमें एक कैपिटलिस्ट होगा, दूसरा वर्कर होगा, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। तो इस तरीके से आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत यहां पर कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसको थोड़ा सा मैं समराइज में लिखूंगा, जल्दी में लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, अभी इसको सही कर दूंगा, मतलब जो भी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है इसमें थोड़ा सा चीजों को मैं और ऐड करूंगा इसमें। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीजें आपको क्लियर हुई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो चीजें ना समझ में आए हो तो प्लीज उनको कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि ये सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पुट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।